आंसू उसके रुखसारों को तर कर रहे थे। ये क्या हो गया शिमरोज? उसने सिसकी भरते हुए अपना सर मेरे सीने से टिका दिया। हौसला रखो अंगूरी, तुम तो बहुत बाहिम्मत लड़की हो। मैंने उसका कंधा थपथपाया। पहले हमें इन लाशों का बंदोबस्त करना होगा, उसके बाद कोई बात करेंगे। वो जैसे ही पीछे को हटी तो फिर उसके बदन से कपड़ा सरक गया। मैं रुख बदल कर खड़ा हो गया और अपना कुर्ता उतार कर उसकी तरफ बढ़ा दिया। फिलहाल ये पहन लो, बाद में देखेंगे कि बाबा के झुंपड़े से तन ढांपने को कोई चीज मिल जाए। उसने मेरे हाथ से कुर्ता ले लिया और 3 मिनट बाद कुर्ता पहनकर सामने आ गई। उसके सीने पर मामूली सा जख्म था जिससे खून रस रहा था। मेरा ख्याल है कि जब भारतीय फौजियों से वो खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, ये जख्म उस वक्त लगा होगा या जब वो गिरी होगी तो कोई नोकदार पत्थर लगा होगा, और जब वो मुझसे लिपटी थी तो खून का मामूली सा धब्बा मेरे कुर्ते पर भी लग गया था, और मेरा कुर्ता पहन लेने के बाद तो वो सुर्ख धब्बा कुछ और फैल गया था। लेकिन अंगूरी को अभी तक शायद चोट की तकलीफ का एहसास नहीं हुआ था। हम दोनों नूरी और अब्दुल्ला की लाशें उठाकर झुंपड़े के करीब ले आए और उन्हें भी बाबा अब्दुल फतेह की लाश के करीब लिटा दिया। भारतीय फौजियों की लाशें उठाकर वहाँ से दूर डाल दी। मैंने तमाम राइफलें भी एक जगह जमा कर ली थी। अब सबसे बड़ा मसला इन लाशों की तदफीन का था। हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जिससे कब्र खोदी जा सके। अगर कोई ऐसी चीज होती भी तो पथरीली जमीन पर कब्र खोदना मुमकिन नहीं था। मैं किसी मुनासिब जगह की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। चश्मे के दूसरी तरफ चंद गज आगे एक घड़ा नजर आ गया। मैंने नूरी को भी वहां बुला लिया और उस घड़े के बारे में मशवरा करने लगा। फिर मैं घड़े में उतर कर नीचे पत्थर साफ करने लगा। घड़ा काफी बड़ा था। नूरी की लाश एक कपड़े में लपेट कर एक कोने में डाल दी। इसके साथ अब्दुल्ला की लाश को भी एक चादर में लपेट दिया गया। दूसरी तरफ बाबा अब्दुल फतेह की लाश को भी एक चादर में लपेट दिया गया था। दरख्तों की मोटी मोटी शाखों से घड़े को ढांप कर ऊपर पत्थर रख दिए ताकि जंगली जानवर इन्हें कोई नुकसान न पहुंचा सके। और फिर मेरे साथ अंगूरी ने भी दोनों हाथ उठा दिए। दुआ मांगते हुए उसकी हिचकियां जारी थी। मेरी आंखों से भी आंसू बह निकले। उसके आधे घंटे बाद हम झोंपड़े के सामने चटाई पर बैठे सूरत-ए-हाल का जायजा ले रहे थे। शुरू में जब हमें घेरा गया था तो मैं समझा था कि इन फौजियों के साथ और साथी भी होंगे, लेकिन ये खदशा बेबुनियाद निकला। सिर्फ वही चारों थे जो मुहिम सर करने के लिए निकले थे। ये भारतीय फौजी ज्यादा तादाद में पहाड़ियों के अंदर तक नहीं जाते। हैरत है सिर्फ ये चारों यहाँ तक कैसे आ गए थे। अंगूरी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, बाबा अब्दुल फतेह बहुत अरसे से यहाँ था। इसने कहा, एक मुजाहिद की हैसियत से इसने माजी में भारतीयों को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया था। वो वादी कश्मीर में भारतीयों को सबसे ज्यादा मतलूब था। हो सकता है कि किसी ने उसकी मुखबरी कर दी हो। भारतीय फौज की हाई कमान और श्रीनगर की कठपुतली हुकूमत ने उसके सर की लाखों रुपए कीमत मुकर्रर कर रखी थी। हो सकता है कि इस लेफ्टिनेंट को इसके बारे में इत्तला मिल गई हो और वो सिर्फ 3 आदमियों को लेकर यहाँ बाबा अब्दुल फतेह को पकड़ने के लिए आ गया हो ताकि बहादुरी के इस कारनामे पर सरकार से इनाम हासिल कर सके। तुम ठीक कहते हो, अंगूरी बोली, लेकिन इन्हें कैसे पता चला कि बाबा अब्दुल फतेह के अलावा यहाँ कोई और भी मौजूद है? यहाँ बहुत सी ऐसी चीजें मौजूद हैं जिनसे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ एक से ज्यादा अफराद रिहाइश पजीर है। मैंने जवाब दिया, वो सिर्फ बाबा अब्दुल फतेह को पकड़ने के लिए आए होंगे, लेकिन यहाँ पहुँचकर इन्हें अंदाजा हुआ होगा कि कुछ और लोग भी हैं। बाबा अब्दुल फतेह ने बेपनाह तशद्दुद बर्दाश्त कर लिया, लेकिन हमारे बारे में जबान नहीं खोली, और फिर इत्तफाक से इसी वक्त हम भी यहाँ पहुँच गए और हमारी आवाजें सुनकर वो झोंपड़ी में छुप गए और इस तरह हम उनके घेरे में आ गए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बाबा अब्दुल फतेह के बारे में मुखबरी किसने की होगी? इस बस्ती में तो सब लोग ओह, अंगूरी कुछ कहते कहते रुक गई। कोई खास बात? मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। रुस्तम, मुझे उस पर शुबा है, अंगूरी ने कहा। रुस्तम कौन? मैंने पूछा। बस्ती का एक दुकानदार है, अंगूरी ने जवाब दिया। बाबा अब्दुल फतेह ने एक रोज बताया था कि रुस्तम तकरीबन 4 महीने पहले बस्ती में आया था। वो जख्मी था और बहुत बुरी हालत में था। उसकी कहानी उसकी हालत से भी ज्यादा दर्दनाक थी। अंगूरी चंद लम्हे को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी। बाबा अब्दुल फतेह के कहने के मुताबिक श्रीनगर में रुस्तम के हाथों एक फौजी मारा गया था। श्रीनगर के शहरी उस रोज श्रीनगर की पुलिस और फौज के मजालिम के खिलाफ लाल चौक पर मुजाहरा कर रहे थे। पुलिस ने पुरअमन मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज कर दिया, जिस पर मुजाहिरीन भड़क उठे और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। फौज ने पुलिस की हिमायत में मुजाहिरीन पर गोलियां चला दी। 2 बेगुनाह कश्मीरी शहीद हो गए। मुजाहिरीन में रुस्तम भी शामिल था और उसकी जेब में पिस्तौल भी मौजूद था। उसने गोली चला दी जो एक फौजी की पेशानी में लगी और वो ढेर हो गया। रुस्तम वहां से भाग निकला,
लेकिन उसी रात फौजियों ने उसके घर को घेरे में ले लिया। रुस्तम ने मकान की छत से फौजियों पर पिस्तौल से फायरिंग कर दी। वो तो किसी फौजी का कुछ न बिगाड़ सका, अलबत्ता फौजियों ने उसके मकान को आग लगा दी। रुस्तम तो जख्मी होकर भागने में कामयाब हो गया, लेकिन उसकी बीवी और 2 बच्चे जाँ बहक हो गए और मकान के साथ जलकर राख हो गए। रुस्तम किसी न किसी तरह इस बस्ती में पहुंच गया। बस्ती वाले उसकी कहानी से मुतासिर हुए बगैर ना रह सके। वादी का हर दूसरा शख्स भारतीयों के ऐसे ही किसी जुल्म सितम का शिकार है। वो सब हस्बे तौफीक एक दूसरे की मदद भी करते हैं। बस्ती वालों ने रुस्तम की भी मदद की। उसे रहने के लिए 2 कमरे का एक मकान दे दिया और थोड़े बहुत पैसे जमा करके उसे बस्ती के चौक पर सब्जी की दुकान खुलवा दी। बाबा अब्दुल फतेह भी उससे मिल चुका था और पता नहीं रुस्तम पर बाबा को क्यों शुबा होने लगा। बाबा के कहने के मुताबिक आखिरी मर्तबा जब अपनी जरूरियात की चीजें लेने के लिए बस्ती गया तो रुस्तम की दुकान बंद थी। एक आदमी से पूछने पर पता चला कि वो श्रीनगर गया हुआ है। बाबा अब्दुल फतेह के कहने के मुताबिक रुस्तम पर उनका शुबा कुछ और कवी हो गया, क्योंकि उस आदमी से ये भी मालूम हुआ था कि इस बस्ती में आने के बाद रुस्तम 3-4 मर्तबा श्रीनगर जा चुका है। अंगूरी खामोश हो गई, कुछ देर तक इधर उधर देखती रही, फिर बोली, तुम लोगों के आने से पहले बाबा ने मुझसे कहा था कि उसे रुस्तम पर शुबा है, क्योंकि जिस आदमी ने श्रीनगर में एक फौजी को कत्ल किया हो, खुद उसके घर और बीवी बच्चों को जलाकर राख कर डाला हो, वो इस तरह बार बार श्रीनगर कैसे जा सकता है। बाबा ने कहा था कि अब वो बस्ती जाएगा तो इसके बारे में तहकीकात कराएगा, लेकिन वो खामोश होकर सिसकियां भरने लगी। बाबा अब्दुल फतेह का शुबा गलत नहीं हो सकता, मैंने उसके खामोश होने पर कहा। इसका मतलब है कि अब हमें पहले इस बस्ती का रुख करना चाहिए। अगर ये साबित हो गया कि बाबा के खिलाफ मुखबरी उसने ही की थी तो मैं बस्ती के चौक पर उसे फंदे से लटका दूंगा। तुम्हारा मतलब है कि अब तुम उस बस्ती में जाओगे? अंगूरी ने उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देखा। हाँ, मैंने इस बात में सर हिला दिया। गद्दारों का पता लगना जरूरी है। बाबा अब्दुल फतेह जैसे लोग हमारा सरमाया है, उनका नुकसान हमारे लिए नाकाबिले तलाफी है। अगर मुखबिर का पता ना लगाया गया तो वो अंदर ही अंदर हमारी जड़ें काटते रहेंगे। मैं चंद लम्हे को खामोश हुआ, फिर बोला, एक जमाना था जब मुसलमान आधी से ज्यादा दुनिया पर हुकूमत करते थे, लेकिन फिर अपनों की ही गद्दारियों की वजह से इस्लामी सल्तनत का शिराजा बिखरता गया और आज मुसलमान दुनिया भर में जलील और ख्वार हो रहे हैं। मुसलमानों की तबाही और बर्बादी में अपनों का ज्यादा हाथ है। इस वक्त वादी में आजादी की तहरीक जोरों पर है। मुजाहिदीन छापामार कार्रवाइयों में भारतीय फौज को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। भारतीय सुरमा हमारे मुजाहिदीन का मुकाबला नहीं कर सकते। अब वो वही हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। वो गद्दारों के जरिए हमारे काम को नुकसान पहुंचाने और हमारे हौसले पस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इन गद्दारों को उनके अंजाम तक पहुंचाना जरूरी है। अगर इन्हें छूट मिल गई तो मुजाहिदीन को जगह जगह भारी जानी नुकसान पहुंचेगा और हमारी तहरीक दम तोड़ देगी। हमें आज ही बस्ती पहुंचना होगा। लेकिन अगर रुस्तम बेकसूर निकला तो? अंगूरी बोली। बाबा अब्दुल फतेह तजर्बेकार मुजाहिद था। उसकी जिंदगी जिहाद करते हुए गुजरी है। अगर उसे रुस्तम पर गद्दारी का शुबा था तो ये गलत नहीं हो सकता। लेकिन बिलफर्ज, मैंने अंगूरी की तरफ देखते हुए जवाब दिया, लेकिन बिलफर्ज रुस्तम पर शुबा गलत निकला और वो बेकसूर साबित हुआ तो भी हम उस गद्दार को तलाश करेंगे। ये सिर्फ किसी मुखबरी का ही नतीजा है कि सिर्फ 4 फौजी बाबा को पकड़ने के लिए यहाँ आए थे। अगर इन्हें यहाँ मुजाहिदीन के किसी ठिकाने का शुबा होता तो सिर्फ 4 फौजी ना आते, पूरी पलटन आती। ठीक कह रहे हो, अंगूरी बोली। अभी चले? अभी नहीं, मैंने जवाब दिया। हम यहाँ से इस तरह रवाना होंगे कि शाम का अंधेरा फैलने के बाद बस्ती में दाखिल हों। वैसे वो कौन शख्स था जिसने बाबा को रुस्तम के श्रीनगर जाने के बारे में बताया था? बाबा ने उसका नाम वली मोहम्मद बताया था। वो बस्ती में बढ़ई का काम करता है। अंगूरी ने जवाब दिया। ठीक है, मैंने कहा, तुम बाबा की सारी चीजें एहतियात से समेट कर रख दो। हो सकता है हमारे बाद मुजाहिदीन की कोई पार्टी इस तरफ निकल आए तो ये सब कुछ उनके काम आ जाए। वैसे तुम बुरा ना मनाओ तो एक बात कहूँ? हाँ कहो। अंगूरी सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखने लगी। बाबा अब्दुल फतेह तो अब इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। इसकी ये चीजें, मेरा मतलब है कि अगर हमें इसके 2 कुर्ते ले लें तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं होगा? अंगूरी चंद लम्हे खामोश रही, फिर अफसुर्दगी सी आवाज से बोली, मेरा ख्याल है कि ये चोरी नहीं होगी। वैसे एक रोज मुझे अपने कपड़े धोने थे। मैंने पहनने के लिए बाबा से एक कुर्ता मांगा तो उन्होंने कहा कि सब कुछ तुम ही लोगों का है। जिस चीज की जरूरत हो बिला तकल्लुफ इस्तेमाल कर लो, पूछने की जरूरत नहीं। और मेरा ख्याल है कि अगर हम बाबा के कपड़े इस्तेमाल कर लेंगे तो कोई हर्ज नहीं होगा। एक कुर्ता मैंने ले लिया और एक कुर्ता अंगूरी ने पहन लिया।
तकरीबन 5 बजे के करीब हम रवानगी के लिए तैयार हो गए। तीनों शुहदा की कब्रों पर जाकर फातिहा पढ़ी और फिर बाबा अब्दुल फतेह की झोंपड़ी पर अलविदाई नजरें डालते हुए एक तरफ चल पड़े। उस बस्ती को रास्ता इस तरफ से जाता है। चट्टानों के अंदर अंगूरी ने एक तरफ इशारा किया, हम उस तरफ मुड़ गए। वो बस्ती करीबन 5 मील के फासले पर थी। रास्ता खासा दुश्वार गुजार था और मेरा ख्याल था कि हम शाम का अंधेरा फैलने से पहले पहले वहाँ पहुँच जाएंगे। तकरीबन 1 घंटे तक तो हम ऊंची नीची चट्टानों पर उतरते चढ़ते रहे। मुझे हैरत थी कि इतना बूढ़ा होने के बावजूद बाबा अब्दुल फतेह ये खतरनाक रास्ता कैसे तय किया करता था। बिलाखिर हम चट्टानों से निकलकर खुली जगह पर आ गए। सामने नशे में वसीउल अरीज सरसब्ज वादी फैली हुई थी और मगरिब की तरफ झुकते हुए सूरज की धूप में एक सुरमई सी लकीर भी चमकती हुई नजर आ रही थी। वो कोई चौड़ी नदी थी जिसका पानी धूप में चमक रहा था। चनार के दरख्त बकसरत थे, कद आदम झाड़ियां थी। हम संभल कर इन झाड़ियों में नशेब की तरफ उतरते रहे। वादी में उतरते ही धान की खेतों का सिलसिला शुरू हो गया। हम उन खेतों से गुजरते हुए एक चट्टान के साथ दाईं तरफ को घूम गए। हमारे सामने एक गहरी नदी थी। इसका पाट 200 फुट के करीब जरूर होगा और चट्टानों में करीबन 50 फुट नीचे नदी का पानी पुरशोर आवाज के साथ बह रहा था। मैं इधर उधर देखने लगा। नदी में उतरने का कोई रास्ता नहीं था। नदी के दूसरी तरफ ज़ेबों का बाग था और इसके पीछे वो बस्ती थी जो बुलंदी से तो हमें नजर आ रही थी लेकिन अब गुंजान दरख्तों की वजह से दिखाई नहीं दे रही थी। हम दूसरी तरफ कैसे जाएंगे? यहाँ तो नदी में उतरने का कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा। अंगूरी ने इधर उधर देखते हुए कहा, कोई रास्ता तो होगा। मैंने जवाब दिया, इस तरफ खेत हैं और बस्ती दूसरी तरफ। काश्तकार यहाँ किसी रास्ते से तो आते होंगे, आओ उस तरफ चलते हैं, कोई रास्ता जरूर होगा। दाईं तरफ तकरीबन 100 गज आगे नदी चट्टानों में घूम गई थी। चंद गज आगे हमें एक पगडंडी मिल गई और जब हम उस पगडंडी पर चलते हुए दूसरी तरफ पहुँचे तो मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। यहाँ नदी का पार ज्यादा चौड़ा नहीं था और आमदोरफ्त के लिए एक रास्ता भी मौजूद था। वो एक डोली सी थी जिसका प्लेटफॉर्म लकड़ी का था और ऊपर रस्सियों का कड़ा सा बना हुआ था जिसमें 3-4 आदमी खड़े हो सकते थे। चट्टान पर प्लेटफॉर्म सा बना हुआ था जिस पर लकड़ी की 2 मोटी मोटी बल्लियां सतूनों की तरह गड़ी हुई थी। वादी कश्मीर में रहने वाले अच्छी तरह जानते होंगे कि वादी में नदी नाले और बाज मकामात पर दरिया पार करने के लिए रस्सियों के पुल बनाए गए हैं। इस किस्म की डोलियां बनाई गई हैं। हम दोनों उस डोली में बैठ गए। अंगूरी कड़े की रस्सी को मजबूती से पकड़कर खड़ी हो गई। मैंने ऊपर वाले रस्से को पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। डोली हरकत में आ गई। मैं रस्से को खींचता रहा। रस्सा दोनों तरफ आहनी पुलियों पर घूमता रहा और डोली आहिस्ता आहिस्ता दूसरे किनारे की तरफ बढ़ती रही। यहाँ हवा तेज थी जिससे डोली बुरी तरह हिल रही थी। बाज औकात तो यूँ लगता था कि डोली अब उल्टी के तब उल्टी। अंगूरी ने बड़ी मजबूती से रस्सियों को पकड़ रखा था। बिलाखिर डोली दूसरे किनारे पर पहुंच गई। मैंने पहले अंगूरी को चट्टानी प्लेटफॉर्म पर उतारा और फिर खुद भी छलांग लगाकर चट्टान पर पहुंच गया। हम सेबों वाले बाग के ऊपर से घूमते हुए एक जगह रुक गए। इस वक्त सूरज गुरूब हो रहा था। हम कदरे बुलंदी पर थे और बस्ती नशेब में। अभी गुरूब होते हुए सूरज की कुछ रोशनी बाकी थी और हम दिन की रोशनी में बस्ती में दाखिल नहीं होना चाहते थे। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो बस्ती 250-300 घरों पर मुश्तमिल होगी। सामने ही एक गली सी नजर आ रही थी और फासला तकरीबन 200 गज होने के बावजूद गली में लोगों की आमदोरफ्त दिखाई दे रही थी। हम एक ऊंची जगह पर पौधों की आड़ में बैठे हुए थे, इसलिए हमें देख लिए जाने का अंदेशा नहीं था। दरअसल मैं अंधेरा गहरा होने के बाद बस्ती में दाखिल होना चाहता था ताकि कम से कम लोगों से आमना सामना हो सके। हम तकरीबन 1 घंटा वहाँ बैठे रहे और फिर बस्ती में दाखिल होने के लिए तैयार हो गए। मुझे कुछ इल्म नहीं था कि वहाँ किस किस्म की सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ेगा। राइफल हम दोनों के कंधों पर थी और एक लम्हे के नोटिस पर राइफलें कंधों से उतार कर हमारे हाथों में आ सकती। ऊंचे नीचे रास्ते पर अंधेरों में ठोकरें लगने का अंदेशा था, इसलिए मैंने अंगूरी का हाथ थाम रखा था और उसने भी कोई एतराज नहीं किया था। बस्ती के पहले मकान के करीब पहुंचकर हम रुक गए। मकान के आंगन से बकरियों के मिनमिनाने की आवाज आ रही थी। गली में अंधेरा था। मैंने अब भी अंगूरी का हाथ थाम रखा था। हम दोनों आहिस्ता आहिस्ता गली में चलते रहे। इत्तफाक से इस वक्त गली में कोई नहीं था, लेकिन फिर अचानक ही एक घर का दरवाजा खुला और 3-4 बच्चे बरामद हुए और शोर मचाते हुए एक दूसरे के पीछे दौड़ते चले गए। उन्होंने हमारी तरफ तवज्जो नहीं दी। गालिबन तारीकी की वजह से वो नहीं देख सके थे कि हम अजनबी हैं। और फिर सामने से 2 औरतें आती हुई दिखाई दी। एक ने किसी शीरख्वार बच्चे को गोद में उठा रखा था और दूसरी ने टोकरी हाथ में लटका रखी थी। वो भी हमारे बिल्कुल करीब से गुजरी। एक लम्हे को वो ठिठकी और फिर अपने रास्ते चल दी। हम भी आगे बढ़ते रहे और फिर चंद गज का फासला तय करने के बाद हम रुक गए। वो गालिबन कोई दुकान थी जिसके दरवाजे से रोशनी दिखाई दे रही थी और अंदर से 2-3 आदमियों की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। मैंने अंगूरी की तरफ देखा और फिर हम दोनों दरवाजे के सामने
आ गए। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। वो एक छोटी सी दुकान थी। दुकान का सामान वगैरह काफी पीछे था। आगे कुछ खुली जगह थी जहाँ दो आदमी बैठे हुए, एक खाली कनस्तर पर टिका हुआ था और दूसरा लकड़ी की ऊंची चौकी पर बैठा हुआ था। दुकानदार अपने सामान की दूसरी तरफ एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। टीन के कनस्तर, बोरियां, शीशे के मर्तबान और ऐसी ही चीजें बेतरतीब से फैली हुई थी। किसी भी कनस्तर या बोरी में ज्यादा सामान नहीं था। दुकान की इस उजड़ी हुई हालत को देखकर दुकानदार की माली पोजीशन का अंदाजा लगाया जा सकता था। एक ऊंचे स्टूल पर लालटेन जल रही थी। यही लालटेन दुकान में रोशनी का वाहिद जरिया थी। दुकान की पिछली दीवार में कोई दरवाजा भी था जिसके सामने टाट का पर्दा पड़ा हुआ था। सामने वाले हिस्से में बैठे हुए दोनों आदमियों के बीच एक हुक्का भी मौजूद था। बल्कि हकीकत ये थी कि जब हम दुकान में दाखिल हुए तो एक आदमी पिशावरी तर्ज के उस हुक्के से, जिसे चुलम कहा जाता है, कश लगा रहा था। हमें देखकर उसने हुक्का छोड़ दिया था। वो तीनों आदमी हमें देखकर कुछ घबरा से गए और परेशान निगाहों से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। घबराए नहीं, मैंने बारी बारी उन तीनों की तरफ देखते हुए कहा। हम आपके लिए परेशानी का बाइस नहीं बनेंगे। हम दरअसल यहाँ बाबा अब्दुल फतेह से मिलने आए हैं। क्या आप लोग बता सकते हैं कि उनसे कहाँ मुलाकात हो सकती है? मेरे इस इस्तफसार पर अंगूरी ने अजीब सी निगाहों से मेरी तरफ देखा। बाबा अब्दुल फतेह? दुकानदार चौंक गया। कौन हो तुम लोग और कहाँ से आए हो? बाकी दोनों आदमी भी मुश्तबा नजरों से मेरी तरफ देख रहे थे। हम पर शक न करें। मैंने बारी बारी उन तीनों की तरफ देखा और फिर अपने और अंगूरी के बारे में बताने लगा। हमने इन्हें इस अमर की हवा तक न लगने दी कि हम 10-12 दिन बाबा अब्दुल फतेह के मेहमान रहे हैं और आज उसे अपने हाथों से कब्र में उतार कर आ रहे हैं। ओह, तो तुम मौलवी रसूल बख्श के बेटे हो? कनस्तर पर बैठे हुए आदमी ने कहा। मगर तुम तो कमांडर मुहिबुल्लाह के साथ थे। हाँ, मैंने जवाब दिया। गुलमर्ग वाले कैंप पर कार्रवाई के बाद मुझे पता चला था कि भारतीय फौजियों ने अंगूरी की बस्ती पर हल्ला बोल दिया था। कई अफराद को कत्ल और तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद कई घरों को जलाकर राख कर दिया था। मैं अंगूरी की तलाश में इस तरफ आ गया था। ये तो रोज का मामूल बन चुका है। उस शख्स ने गहरा सांस लेते हुए कहा। बेगुनाहों को तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया जाता है और घरों को आग लगा दी जाती है। तुम लोग बाबा अब्दुल फतेह से मिलने आए हो, मगर वो तो बस्ती में नहीं है। उसका ठिकाना तो यहाँ से बहुत दूर पहाड़ियों में है। वो कभी कभी यहाँ आते हैं। वली मोहम्मद तो बस्ती में होगा, हमें उससे मिलवा दो। मैंने कहा। वली मोहम्मद मेरा ही नाम है, कहो क्या कहना चाहते हो? कनस्तर पर बैठे हुए शख्स ने उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देखा। पहले अलहदगी में बात करना चाहता हूँ, इसके बाद आप दोनों भी हमारी गुफ्तगू में शामिल हो सकते हैं। मैंने कहा। तो मैंने घर ले चलो, हम आते हैं थोड़ी देर बाद। दूसरे आदमी ने वली मोहम्मद की तरफ देखते हुए कहा। आओ मेरे साथ। वली मोहम्मद कहते हुए उठ खड़ा हुआ। हम दुकान से निकल रहे थे कि एक बूढ़ा कोई सौदा लेने के लिए आ गया। उसने अजीब सी नजरों से हमारी तरफ देखा था। हम दुकान से निकलकर वली मोहम्मद के साथ उसकी गली में चलते रहे और फिर एक तंग सी गली में मुड़ गए। उस गली में ज्यादा तारीकी थी, मगर हमें ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। वली मोहम्मद ने रुक कर एक दरवाजा खटखटाया। तकरीबन 2 मिनट बाद दरवाजा खुला। वली मोहम्मद अंदर दाखिल हो गया। चंद लंबे सरगोशों में पता नहीं किस से बात करता रहा, फिर हमें अंदर बुला लिया। मैंने एक साया आंगन में दाईं तरफ जाते हुए देखा था। वली मोहम्मद हमें एक कमरे के सामने छोड़कर खुद भी उस तरफ चला गया। चंद मिनट बाद वो एक जलती हुई लालटेन ले आया। कमरा खोलकर हमें अंदर बिठाया और लालटेन रखकर बाहर चला गया। वली मोहम्मद अगरचा बढ़ई था, मगर उसके घर में फर्नीचर नाम की कोई चीज नहीं थी। फर्श पर बोरी और पुराने से कपड़े बिछे हुए थे। हमने राइफलें एक तरफ रख दी और दीवार से टेक लगाकर बैठ गए। वली मोहम्मद तकरीबन आधे घंटे बाद हमारे लिए खाना लेकर आ गया। एक प्लेट में उबले हुए चावल और प्याले में पानी की तरह पतली सी दाल थी। चावल की प्लेट में 2 चम्मच भी लगाए हुए थे। तुम लोग शायद बहुत दूर से आए हो, पहले खाना खा लो फिर बात होगी। मैं पानी लेकर आता हूँ, तुम लोग शुरू करो। मोहम्मद वली एक बार फिर बाहर चला गया। इस मर्तबा उसकी वापसी 2 मिनट में ही हो गई थी। उसने पानी से भरे हुए एल्युमिनियम के 2 गिलास हमारे करीब रख दिए और एक तरफ बैठ गया। खाने के दौरान हम वादी के हालात के बारे में बातें करते रहे। मुझे ये जानकर हैरत हुई कि इस बस्ती के लोग भारतीय फौजियों के खिलाफ छापामार कार्रवाइयों के हवाले से मेरे नाम से भी वाकिफ हो चुके थे। खाने के फौरन ही बाद वली मोहम्मद बकरी के दूध की चाय भी ले आया। इसके दूसरे दोनों साथी अभी नहीं आए थे और मैं उनके आने से पहले वली मोहम्मद से बात कर लेना चाहता था, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि बात किस तरह शुरू करूं। तुम कुछ कहना चाहते थे? वली मोहम्मद ने कहा। हाँ, मिलना तो मैं तुमसे ही चाहता था। बात दरअसल ये है कि मैंने चाय का घूंट भर कर प्याला नीचे रख दिया। चंद लम्हे खामोश रहा, फिर मध्यम लहजे में उसे सब कुछ बताने लगा। वली मोहम्मद का चेहरा धुआं हो रहा था और फिर उसकी आंखें भीग गईं। मेरा ख्याल है कि रुस्तम पर बाबा अब्दुल फतेह का शुबा दुरुस्त था। मैं कह रहा था वो ऐसी जगह है जहाँ मुखबरी के बगैर कोई पहुँच नहीं सकता। भारतीय फौजी तो वैसे भी पहाड़ियों के अंदर तक जाते हुए डरते हैं, मगर वो लेफ्टिनेंट अपने 3 आदमियों को लेकर कैसे पहुँच गया? उनके लिए हमारी मौजूदगी का इंकशाफ तो बाद में हुआ था। हमें बेहद अफसोस है कि हम
हम ना तो बाबा अब्दुल फतेह किसी काम आ सके और ना ही अब्दुल्ला और नूरी को बचा सके। कई लम्हे तक खामोशी रही। वली मोहम्मद के चेहरे पर कर्ब के आसार नुमाया थे। साफ लग रहा था कि वो इस सदमे को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा है। मैंने उसके कंधे पर हाथ रख दिया और उसे सब्र और ज़ब्त की तलकीन करने लगा। अब तुम क्या करना चाहते हो? बिलाखिर वली मोहम्मद ने पूछा। आज रात, मैंने जवाब दिया। रुस्तम के घर पर छापा मारना है। इसके साथ और कौन कौन है?